नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है ना? मैं आज इस कक्षा में आपको एक प्रश्न पूछकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रश्न क्या है? मेरे पास चेहरा है और दो हाथ है, मगर टांगे नहीं है, फिर भी मैं चलता हूँ। मैं कौन हूँ? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मेरे पास चेहरा है और दो हाथ भी है, लेकिन टांगे नहीं, फिर भी मैं चलता हूँ। इसका उत्तर क्या है? बताइए, आप बताइए। हाँ, इसका उत्तर क्या है? घड़ी है। इसका उत्तर घड़ी है। घड़ी के पास क्या है? घड़ी के पास चेहरा है और दो हाथ है, लेकिन टांगे नहीं है, फिर भी निरंतर चलता रहता है, 1 मिनट तक नहीं रुकता है। मैं किसके बारे में बता रहा हूँ आपको मालूम हो गया? मैं आज एक विषय के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। किस विषय के बारे में? यही विषय है समय की पहचान। समय की पहचान। इस कविता के माध्यम से कवि समय क्या है, समय को किस तरह उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम समय की पहचान 10वीं कक्षा के एक पाठ है, पद्य पाठ है, समय की पहचान। इस पाठ के बारे में या कविता पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। पहले हम इस कविता के कवि है सियाराम शरण गुप्त। इसका नाम सुने होंगे, सियाराम शरण गुप्त। कवि परिचय पहले पाने के बाद आगे जाएंगे। कवि का नाम सियाराम शरण गुप्त है। उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, देखेंगे। इसका जन्म मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ। 1895 में इसका जन्म हुआ। इसका जन्म मध्य प्रदेश के झांसी जिले के एक गांव है चिरगांव। चिरगांव में इसका जन्म हुआ है। तो माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है, देखेंगे। माता का नाम है कौशल्य भाई और पिता का नाम है सेठ रामचरण कनकने। आप जानते हैं हिंदी साहित्य के एक सर्वश्रेष्ठ कवि है, राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के अनुज है सियाराम शरण गुप्त। प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं? प्रमुख रचनाएं है मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, भापू, नकुल आदि। इस महापुरुष का या इस प्रसिद्ध कवि का निधन कब हुआ? मार्च 1963 में हुआ। 29 मार्च 1963 में इसका निधन हुआ। आगे हम पाठ का जो कविता पाठ का आशय क्या है देखेंगे। आशय है समय अनमोल है। समय बहुत अनमोल है। इस समय को हम किस तरह उपयोग करना चाहिए, जीवन में किस तरह लागू करने से हम जीवन में एक शुभता या शुभ कार्य को साधन या प्रगति पाने में इसका महत्व क्या है, हम इस कविता के माध्यम से ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। मैं पहले कविता को पढ़ता हूँ या कविता का वाचन करता हूँ। आप ध्यान से सुनिए और देखिए, किताब देखिए और सुनिए। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस्य यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कर सकता है सब
कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं झरा है इसकी चिंता। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। यही समय ही हो तुम्हारा शुभ जीवन है। यही समय ही आओ तुम्हारा शुभ जीवन है। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। आत्म पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। और एक बार सुनिए, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। आत्म पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे। खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। बच्चों, कविता वाचन सुनकर आप भी कविता वाचन करने के लिए तरस रहे हैं। एक 5 मिनट आपको देता हूँ, आप कविता वाचन कीजिए, मौन वाचन कीजिए। उसके बाद कविता में निहित जो अंश है, इस कविता में क्या है, सियाराम शरण गुप्त जी हमें किस विषय को अपने माध्यम से, कविता माध्यम से हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। 5 मिनट मौन वाचन में इस पद्य का जो सारांश है समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, मालूम हो गया इस कविता का सारांश? आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस कविता का जो सारांश है, सारांश का मतलब भावार्थ है, संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ। सुनिए, जो पहली पंक्ति में कहा है, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौ की कोई भी पाता। यहाँ ध्यान दीजिए, शब्दार्थ उद्योगी। उद्योगी शब्द का अर्थ क्या है? परिश्रमी। जो परिश्रम करता है उसको समय का महत्व क्या है? तो उद्योगी के जो परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए समय क्या है, समय का जो महत्व क्या है उनके जीवन में। परिश्रमी व्यक्ति प्रत्येक क्षण को शुभ मानकर प्रत्येक क्षण को अपनाता है। वो जानता है, परिश्रमी लोग जानते हैं समय बर्बाद करने से फिर पा नहीं सकते, इसलिए हर क्षण को परिश्रमी व्यक्ति बहुत समय बर्बाद ना करके सदुपयोग करते हैं। इस तरह ये परिश्रमी व्यक्ति समय को सुसमय मानता है। जो काम करता है उसमें उस समय को ही सुख या सुसमय मानते हैं। आलस्य यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। आलस का मतलब क्या है? आलस का मतलब क्या है? शब्दार्थ है आलस्य। कन्नड़ में भी आलस्य कहते हैं, आलस्य। बहाने बनाते हैं लोग। क्यों बहाने बनाते हैं? आलस्य के कारण ही लोग बहाने बनाते हैं। जो काम करना है, आज जो काम करना है आज ही करना चाहिए। आलस्य लोग क्या करते हैं? आज का काम कल या परसों करने का काम कल करने के लिए सोचते हैं। यह गलत है। आज का काम आज ही करना ठीक है। कवि कह रहा है आज का काम आज ही करना चाहिए। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खो के, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। चक्रवर्ती होकर भी समय को, जो खोया हुआ समय है, फिर से वापस नहीं पा सकते। ध्यान दीजिए बच्चों, समय को चक्रवर्ती
होकर भी फिर खोया हुआ समय को हम नहीं पा सकते। इसलिए सोच समझकर समय का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हम समय को बहुत ध्यान से और समय उसके बारे में सोचकर उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और समय के आगे गरीब और अमीर दोनों समान है। चक्रवर्ती होकर भी समय को हम वापस पा नहीं सकते, इसको ध्यान दीजिए। कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। कोई भी द्रव्य समय का समता नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिए। इसके सामने, समय के सामने कुछ भी नहीं है। धन, संपत्ति, पैसा, जो कुछ भी है समय के सामने कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, यह बात बहुत ध्यान से सुनिए। समय द्रव्य से भी बढ़कर है और है, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। सभी लोग जानते हैं समय का महत्व क्या है, जानते हैं समय अनमोल है, जानते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, समय को हम उसके साथ जाने की कोशिश नहीं करते। समय को अपने आप या समय को अपने आप पर छोड़ देते हैं। समय तुम जाओ, हम पीछे आते हैं। इस तरह समय की चिंता हम नहीं करते हैं, फिर भी हम जानते हैं समय के बारे में, हम जानते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, समय को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए समय को पहचानो, समय के आगे कुछ भी नहीं है, समय को पहचानो। इस तरह कवि सियाराम शरणगुप्त जी कह रहे हैं। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। समय को भगवान का जो स्थान है, भगवान का स्थान दिया गया है यहाँ। समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। समय का सदुपयोग करने से क्या होता है, कवि कह रहा है, समय का सदुपयोग करने से जीवन में शुभता बढ़ती है, प्रगति पाते हैं हम, और भी कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए ईश से दिया हुआ इन अनमोल रतन को हम ठीक तरह से पालन करना चाहिए, या उसको हम ध्यान में रखना ही चाहिए। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। एक एक पल से हमारे जीवन बना है, क्योंकि समय के साथ हम चलते हैं, समय के पीछे नहीं। समय के साथ चलने से हम प्रगति पा सकते हैं, नहीं तो प्रगति पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं करो, समय को व्यर्थ नहीं करो। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। समय को व्यर्थ मत करो। इस पैराग्राफ में या पंक्ति में कहा है, समय को व्यर्थ मत करो। समय एक एक क्षण से यह जीवन बना हुआ है। इस जीवन के लिए समय बहुत अनिवार्य है, इसलिए एक एक क्षण को हम जीना चाहिए। करना है जो काम, उसी में चित्त लगा दो। जो करना है काम, जो काम करना है उस पर ही चित्त का मतलब क्या है, मन लगाओ। मन लगाना ही चाहिए। आत्म पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। विश्वास रखो, आत्म पर विश्वास रखो, निज बल पर विश्वास रखो। सकारात्मक सोच को अपनाकर आगे बढ़ो। नकारात्मक सोच को या नकारात्मक संदेह को मन से भगा दो।
इस तरह आत्मनिर्भर होकर क्या करना चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहिए। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। किस पर चित्त लगाना चाहिए, जो काम करना है उस पर ज्यादा मन लगाना चाहिए। तब क्या होता है, नकारात्मक सोच मन से दूर भाग जाता है, सकारात्मक सोच मन के अंदर उतरता है, तब संभव है जीवन में प्रगति, तब संभव है। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तुम्हारे पास जो समय है वही सुसमय। कभी बहुत विशेषता से हमें बता रहे हैं, क्या कभी समय के बारे में बताते हुए एक अमूल्य वाक्य को हमें दिया है, तुम्हारे पास जो समय है वही सुसमय है, वही सुसमय है। कब तुम पाओगे, अगर इस समय को गुजारने दिया तो इस समय को फिर पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि खोया हुआ समय और भी फिर पाना बहुत मुश्किल है। खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं किया तो आगे हम बिल्कुल पछताना पड़ेगा। बच्चों, आप इस कविता से संबंधित विचारों को सुनने के बाद आपको लगता है, क्या लगता है? समय बहुत अनमोल है। समय के बिना, समय के साथ हमें चलना चाहिए। समय ही जीवन है। समय भगवान से दिया हुआ अनुपम धन है। इस धन को हम नहीं खोना चाहिए। यह जानकर हम आगे बढ़ना चाहिए। आज ही आप एक संकल्प कीजिए। क्या संकल्प बताइए? क्या संकल्प कर सकते हैं इस कविता को पढ़कर? इस कविता 3-4 मार्क पाने के लिए नहीं है, ध्यान में रखिए। परीक्षा में प्रश्न के उत्तर लिखकर 3-4 मार्क पाने के लिए यह कविता बिल्कुल नहीं है। उसके साथ क्या होना चाहिए, हम इस पाठ में जो, इस पद्य में जो विचार है मन में रखकर आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में प्रगति पाना चाहिए। इस तरह इस कविता की भावार्थ है। समझ में आया? इस पद्य के बारे में और भी बताना है, और भी इस कविता के बारे में जानना चाहते हो तो बताइए, मैं बताता हूँ। नहीं है ना? मालूम हो गया? आगे जाएंगे। आगे क्या है इस पद्य में? पद्य में आगे जाएंगे, शब्दार्थ के साथ, व्याकरणांश के साथ हम अभ्यास में जो निहित प्रश्न है उसको देखेंगे। बच्चों देखिए, अभ्यास में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके अंदर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न कौन सा है? कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? बताइए, सुख कब नहीं मिलता? बताइए। उत्तर क्या है? जो समय नष्ट करने से हम जीवन में सुख नहीं पा सकते। प्रश्न 2, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? मैंने पद्य से संबंधित भावार्थ बताते समय कहा, क्या कहा? बहाने बनाने का मुख्य कारण क्या है? क्या है? आलस्य। आलस ही बहाने बनाने का प्रमुख कारण है। समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? बताइए। समय
किसका दिया हुआ अनुपम धन है। धन का मतलब पैसा, संपत्ति। किसने दिया है इस संपत्ति को हमें? हाँ, वेरी गुड। किसने दिया है? भगवान ने, ईश या भगवान ने इस संपत्ति को हमें दिया है। कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? किस पर विश्वास रखने को कहते हैं? हाँ, ठीक है, आत्म पर। आत्म पर हम विश्वास रखना चाहिए। समय के खोने से क्या होता है? एक वाक्य के अंतिम प्रश्न है, समय को खोने से क्या होता है? खोने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। हाँ, नहीं नहीं होता है। जो समय, खोया हुआ समय फिर हम पा नहीं सकते, बाद में हम पछताना पड़ता है। इसका उत्तर क्या है? खोया हुआ समय, और जो समय खोने से हम बाद में पछताना पड़ता है। आगे क्या है? आगे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न कौन सा है? मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? बताइए। तब संभव है आलस्य छोड़कर परिश्रम से हम काम करना चाहिए, तब संभव है मनुष्य को सुख की प्राप्ति। समय का सदुपयोग करने से भी हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? समय का सदुपयोग कैसा करना चाहिए? प्रश्न बहुत आसान है। आप बताइए, समय का सदुपयोग आप कैसे करते हैं? बताइए आप। हाँ, पहला एक पॉइंट है आलस्य छोड़कर। आलस्य को छोड़कर, गुड। आलस्य को हम छोड़ने से हम सदुपयोग कर सकते हैं। आलस्य का कारण ही क्या है? बहाने बनाते हैं हम। आलस्य के कारण ही बहाने बनाते हैं। अगर आलस्य छोड़ गया तो समय का सदुपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? जो समय है उसको सुसमय मानकर क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, तब समय का सदुपयोग हम कर सकते हैं। इस तरह 2-3 पॉइंट्स है, आप इस प्रश्न के लिए उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता की अंतिम 4 पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? अंतिम 4 पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, और एक बार देखिए। 4 पंक्तियां कहाँ से? करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। कवि ने कहा है आप जो काम करना है उस पर मन लगाओ, विश्वास रखो, नकारात्मक सोच को बदलो, सकारात्मक सोच को अपनाओ, नकारात्मक संदेह को भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। अंतिम पंक्ति में कहा है, अंतिम 2 वाक्य में कहा है कविता में, तुम्हारे पास जो समय है वही सुसमय है, उसको खोना मत। अगर समय को आप आगे जाने के लिए छोड़ दिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। इस तरह कवि सियाराम शरण गुप्त अंतिम 4 पंक्तियों में हमें संदेश दिया है। आगे जाएंगे, इसका उत्तर आप देना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर कविता में है। कविता देखकर उत्तर बताना चाहिए। पहला प्रश्न जो करना है, इस प्रश्न में प्रश्न के साथ उत्तर भी है।
मैं प्रश्न पढ़ता हूं पहले। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जो करना है डैश कल क्या हो जाने या क्या जाने। इस प्रश्न का उत्तर कविता में है। देखिए क्या है उत्तर, करो कभी, जो करना है करो अभी, कल वो क्या जाने। दूसरा, चाहो तुम क्यों नहीं डैश भी हो के। उत्तर क्या है, 4 उत्तर है, सर्वथा, चक्रवर्ती, करो अभी, शुभ। 4 उत्तर में कौन सा उत्तर ठीक है? इस 4 उत्तरों में चक्रवर्ती इसका सही उत्तर है। यही समय ही अहो तुम्हारा डैश जीवन है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है बताइए? कविता देखकर बताइए। उधर है ना पुस्तक, किताब में है ना पद्य देखकर बताइए इसका उत्तर क्या है। दो उत्तर ही है, एक उत्तर है शुभ और एक उत्तर है सर्वथा। दोनों में एक चुनना है, बस सही चुनिए। यही समय ही अहो तुम्हारा डैश जीवन है, शुभ जीवन है। अंतिम उत्तर आपको मालूम है, बचा वह एक उत्तर ही अंतिम प्रश्न का उत्तर है। खोकर पीछे इसे डैश पछताओगे। उत्तर क्या है? सर्वथा पछताओगे। आगे जाएंगे, अनुरूपता। यहाँ क्या करना चाहिए? पहला जो प्रश्न पढ़कर प्रश्न से संबंधित विचार को हम बताना चाहता हूँ। आलस, परिश्रम, नष्ट डैश। पहले हम देखना चाहिए आलस और परिश्रम में क्या समानता है या समता है। आलस का विरोध शब्द क्या है? परिश्रम। तीसरा शब्द है नष्ट। हमें देखना चाहिए तीसरा शब्द भी पहला और दूसरा शब्द जैसा ही होना चाहिए। आलस का विलोम शब्द क्या है? परिश्रम। यहाँ नष्ट का विलोम शब्द लिखना चाहिए। नष्ट का विलोम शब्द क्या है? नष्ट का विलोम शब्द है लाभ। उसी तरह आप बताइए, जानो मानो, लगा दो डैश। तुकांत शब्द है। जानो मानो, लगा दो, कविता में है भगा दो। धन, निर्धन, दिया। यहाँ क्या है? यहाँ विलोम शब्द है धन, निर्धन और दिया, लिया। जीवन, मरण, खोना। बताइए। हाँ, खोना का उत्तर है या अनुरूपता का उत्तर है खोना। क्या है? पाना। गुड। जोड़ कर लिखिए। आप ये इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर लिखना चाहिए, क्योंकि जोड़कर लिखिए जो प्रश्न है इसका उत्तर कहाँ है? कविता में है। आपके लिए एक कार्य, बस 2 मिनट देता हूँ, करके दिखाइए। पहला उद्योगी, दूसरा आलस, तीसरा है जीवन, समय, द्रव्य। इसका उत्तर आगे है, ढूंढिए। पहला शब्द का उत्तर क्या है? पहला प्रश्न का पहला शब्द का उत्तर है इधर सुसमय। आलस का उत्तर है बहाना। जीवन का उत्तर है पल पल। समय अनुपम धन है। द्रव्य क्या है? समता। इस तरह जोड़कर लिखिए। अब एक बार सोचिए, उद्योगी, इसका उत्तर क्या हो सकता है? पता चलता है, इससे संबंधित जो शब्द है ढूंढना चाहिए। जोड़कर लिखिए में। उधर उद्योगी है, इधर क्या होना चाहिए? सुसमय होना चाहिए।
क्योंकि पहला जो दो पंक्ति में इससे संबंधित दो वाक्य है, वाक्य को कविता में है, इस वाक्य को या शब्द है, शब्द को ढूंढकर यहाँ आप उत्तर लिख सकते हैं। आगे जाएंगे, आगे क्या है, उदाहरण के अनुसार तुकान शब्दों को पहचान कर लिखिए। तुकान शब्दों को पहचान कर लिखते समय क्या होना चाहिए, पद्य को देखना है, पद्य में निहित तुकान शब्दों को आप एक पेपर में लिखिए या पुस्तक किताब पर भी लिख सकते हैं। एक उदाहरण दिया गया है वहाँ, जाता, पाता, बहाने, आप ढूंढिए। आपके लिए यह कार्य आप लिखकर मुझे दिखाइए। उसी तरह आगे भी दो शुद्ध रूप लिखना है। आप शुद्ध रूप पहले लिखिए, बाद में कविता में जो शुद्ध रूप है शब्द का देखकर उसको सही करिए। आगे उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। यहाँ बहुत आसान है, क्योंकि समय सुसमय, समय सुसमय, यहाँ समय के आगे सु शब्द जोड़ना है। समय के साथ सु मिलने से क्या बनता है, सुसमय मिलता है, सुसमय बनता है। उसी तरह आप लिखना चाहिए। पुत्र का उत्तर क्या है, सुपुत्र। फल का सुफल, मन सुमन। योग्य अयोग्य, नहीं अयोग्य है, अयोग्य विलोम शब्द हो गया है। इधर उदाहरण में क्या लिखा है, उदाहरण में क्या है, समय, समय के साथ क्या है, मिलाकर क्या बनाया है, सुसमय बना है। उसी तरह हमें भी लिखना चाहिए या सोचना चाहिए। योग्य का योग्य से संबंधित शब्द क्या है, या क्या लिख सकते हैं योग्य के आगे, या योग्य उदाहरण के अनुसार आप कैसे लिख सकते हैं, उदाहरण के आगे आप लिख सकते हैं योग्य सुयोग्य, यश सुयश, नाद सुनाद, मति सुमति। इस तरह हम उदाहरण के अनुसार लिख सकते हैं। आगे समय के महत्व से संबंधित निम्नलिखित दोहा कविताओं को पढ़िए और लिखिए, कक्षा में चर्चा कीजिए। घर में जाकर पढ़िए, अर्थ ग्रहण कीजिए, बाद में कल कक्षा में आकर मुझे सुनाइए इसका अर्थ क्या है। मैं एक दोहे का अर्थ बताता हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होवेगा, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी के एक दोहे है। इस दोहे में कहा है, किसके बारे में है इस दोहे, समय के बारे में, समय की महत्ता के बारे में है। काल करे सो आज कर, कल जो करना है काम आज करो, आज करना है अभी करो, आज करने की जो काम है अभी करो। कल अगर कुछ हो जाए तो काम पूरा कैसे कर सकते हैं आप, इसलिए जो आज का काम है आज ही करना बेहतर है। अगर आज नहीं करे तो कल काम होने की संभावना कम है। इसलिए तुलसीदास नहीं कबीरदास कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर पल में परलय हो गएगी, बहुरी करेगा कब। इसी तरह आप और भी 3 कविता है, पढ़कर घर में पढ़कर भावार्थ समझने की कोशिश कीजिए। कल यहाँ आकर बताना चाहिए इसका भावार्थ क्या है। नेक्स्ट क्या है, अपने अध्यापक की सहायता से इसे पूर्ण कीजिए। अध्यापक की सहायता लेना चाहिए। एक पहर डैश घंटे, एक पहर डैश घंटे, पहर 3 घंटे के बराबर है।
क्योंकि 8 पहर है, एक दिन में 8 पहर है। उदाहरण के लिए दिन और रात में, दिन में 4 पहर है, रात में 4 पहर है, टोटल 8 पहर है। 8 पहर, एक पहर का समय होता है 3 घंटा। 3 घंटा का बराबर है घंटे का। एक पहर का अर्थ है 3 घंटा। उदाहरण के लिए दिन में 4 पहर होता है। 4 पहर, उदाहरण के लिए पूर्वाह्न, मध्याह्न, उसके बाद क्या है अपराह्न, अपराह्न के बाद क्या है सायंकाल। इस तरह दिन और रात में 4 पहर है, टोटल 8 पहर है। एक पहर में 3 घंटा है। एक पहर का मतलब 3 घंटे का जो समय है उसको एक पहर कहते हैं। एक दिन में 10 घंटे है। एक दिन में कितना है 24, टोटल 24 घंटे है। एक सप्ताह में क्या है, एक सप्ताह में 7 दिन है। एक पक्ष में कितने हैं, एक पक्ष में टोटल कुल कितने दिन है 15 दिन है। एक मास में डैश दिन है, एक मास में 30 दिन है। एक साल में कितने दिन है, कितने दिन है बताइए। एक साल में या एक वर्ष में, एक ईयर में कितने दिन है 365, 365 दिन है। याद रखिए, इस तरह हम एक पहर, एक दिन, एक सप्ताह, एक पक्ष, एक मास और एक साल में कितने दिन है और कितने घंटे हैं हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसको हम याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के लिए नहीं है, उसके साथ परीक्षा के साथ जीवन में इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अंत में मैं आपको इस कविता से क्या सीख लेना चाहिए या इस कविता का संदेश क्या है बताकर इस कक्षा को या इस पाठ को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे ना। हाँ, इस कविता का मुख्य अंश है, पहले समय को पहचानो। समय अनमोल रत्न है। इधर देखिए, समय क्या है, अनमोल है। समय ही धन है। क्या है, समय ही धन है। समय ही जीवन है। समय ही भगवान है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, समय को महत्व देकर समय के साथ आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए। इस कविता के कवि सियाराम शरण गुप्त जी की यही आशा है। इस आशा को हम मन में रखते हुए इस पाठ का या इस कक्षा को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।